दोस्तों हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, इन कहानियों को हकीकत से ना जोड़ें। ये महज एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। दोस्तों, फटाफट अपने हेडफोन लगा लें क्योंकि कहानी शुरू होती है यहाँ से। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक बावड़ी थी। पास ही एक मज़ार था। बावड़ी को घेर कर एक लोहे का दरवाज़ा लगा दिया गया था जो कि अब जर्जर हो चुका था। मज़ार पर कई लोग माथा टेकने जाते थे, पर पास वाली बावड़ी को बस बाहर से ही देखकर चले जाते थे। अगर कोई साहस करके अंदर झांक लेता तो पता चला कि खूबसूरती छुपी हुई थी अंदर। बाहर से छोटा दिखने वाला स्थान अंदर झांककर देखने पर बहुत गहरा था। बहुत सारे कमरे दिख रहे थे। अंदर शायद औरतों को कपड़े बदलने के लिए या फिर राजा को छुपाने के लिए वैसी कई सारी कहानियाँ थी। उस बावड़ी की कहा जाता था कि एक बार पूरा बारातियों का जत्था वहाँ से गुजर रहा था और उस जगह पर गुज़र रहा था और उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। जब तक गाड़ी ठीक होती, बारातियों के मन में बावड़ी को घूमने की कामना हुई। सारे बाराती गाड़ी चालक को छोड़कर बावड़ी के पास गए और फिर वापस कोई नहीं वापस आया। कई कहानियाँ थी जो ये दावा करते थे कि उस बावड़ी से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई कहता बावड़ी उसे बुला रही है। रमन और उसके 4 दोस्त सुमित, किरण, अंजलि और इमरान, इन लोगों की कॉलेज में 15 दिनों की छुट्टी थी। इन सारे दोस्तों को नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था, तो सारे दोस्तों ने सोचा कि इन 15 दिनों में कई नई जगह पर घूम कर आया जाए। सुमित, जिसे रहस्यमय जगहों पर घूमने का बहुत शौक़ था, तो उसने सुझाया कि हम लोग फतेहपुर सीकरी चलते हैं। सारे दोस्तों ने सहमति दे दी। नियत थी दीकू को वो रमन की कार से जयपुर से फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए। रमन गूगल मैप की सहायता से गाड़ी चला रहा था, पर किसी जगह पर नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण उसने गलत रास्ता ले लिया था। रात हो गई थी और सुनसान रास्ता था, तो रमन गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी चलाता जा रहा था। रमन ने बाकी दोस्तों से रास्ता भटकने की बात छुपाई। पीछे सारे दोस्त गाना गाते हुए या कोई कहानी सुनाते हुए मस्ती कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। अचानक इमरान को मज़ार दिखी तो सोचा सफ़र पर जा रहा हूँ तो माथा टेक लूँ। उसने रमन को गाड़ी रोकने को कहा और बोला मैं अभी आता हूँ। और सारे दोस्त समझ गए कि वो मज़ार पर जा रहा है। इमरान ने मज़ार पर माथा टेका और जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा, उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। इमरान पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इमरान वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। रमन कार स्टार्ट करने लगा, पर वो कार स्टार्ट ना ही हुई। कई बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सारे दोस्त गाड़ी से उतरे तो किरण को लगा जैसे वो गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि वो पहले भी अपने परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी जा चुके थे। जब किरण ने रमन से पूछा तो रमन ने बताया कि हम रास्ता भटक चुके हैं। सारे दोस्त एक दूसरे को शाम में निकलने के लिए कोसने लगे। इमरान ने सबको चुप कराया और बोला कि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें मदद आने का इंतज़ार करना ही होगा। सभी दोस्तों ने मदद के लिए इधर उधर देखा कि तभी अंजलि को सामने एक दरवाज़ा दिखा, तो उसने सबको बोला कि उधर कुछ है। जब तक मदद नहीं मिल जाती, क्यों ना हम उस जगह पर जाकर देखें। मदद नहीं मिल जाती, क्यों ना हम उस जगह पर जाकर देखें। सारे दोस्त घूमने के शौकीन तो थे ही, अपने साथ हमेशा टॉर्च
टेंट और बाकी ज़रूरत का सामान लेकर चलते थे। रमन ने बोला, सभी अपने परिवार वालों को बता दो ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम किस जगह पर हैं। सबने अपने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया और टॉर्च लेकर उस दरवाज़े की ओर बढ़ चले। जैसे ही रमन ने दरवाज़े को खोला तभी कई सारी मधुमक्खियाँ चारों तरफ फैल गईं। थोड़ा अंदर रोशनी डालने पर दिखाई दिया कि बावड़ी के अंदर झाड़ फैला हुआ था। अंजलि ने सबसे कहा कि हम बाहर रहकर ही मदद का इंतज़ार करते हैं, तो इमरान ने भी सहमति दी, क्योंकि कुछ देर पहले उसे जो आवाज़ आई थी वो बात उसे याद आ गई। तभी रमन ने कहा, डरो मत, रात का समय है, हमें मदद सुबह ही मिल पाएगी। इस वक्त का अच्छा उपयोग करो और चलो हम लोग घूम लेते हैं थोड़ा, क्योंकि लगातार देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई आता भी होगा। ये भी हो सकता है कि हमें कोई पुराना ख़जाना ही मिल जाए। रमन की बात सोचकर सबने सहमति दी। हालांकि अंजलि अभी भी डरी हुई थी, पर वो बाहर अकेले रहकर इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। सारे दोस्त मधुमक्खियों से बचते हुए बावड़ी के अंदर घुस गए। बाहर से बावड़ी जैसी खंडर आई थी, अंदर से बेहतरीन कलाकृति का उदाहरण थी। करीब 4 मंजिलों की ये बावड़ी, जो ऊपर से देखने में सीधे पाताल में जाती प्रतीत होती थी। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरने लगे और चौथे मंजिल पर बने कमरे का निरीक्षण करने लगे। अंदर से सारे कमरे बेहतरीन चित्रकारी से भरे हुए थे, पर मकड़ों के जाल से भरे हुए थे। बारी बारी से चौथे मंजिल के सारे कमरे देखने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तीसरी मंजिल के कमरे के चित्र में तो ऐसा था जैसा लग रहा था दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकार की कारीगरी हो। पर तीसरे मंजिल के हर कमरे के बाहर पुराने जूते किराने से सजाकर रखे हुए थे। ये अजीब तो था, पर दोस्तों ने सोचा कि शायद राजा रानी युद्ध के समय अपनी जान बचाने के लिए जूतों के बगैर ही भाग गए। अब सारे दोस्त दूसरी मंजिल पर गए। पहले कमरे में जब वो गए तो सबकी चीखें निकल गईं। सारा कमरा हड्डियों और खून के छींटों से भरा हुआ था। दूसरा कमरा तो इससे भी डरावना था। दूसरे कमरे में एक महिला की चित्र थी और महिला के मुंह पर लगा था सूखा हुआ खून। बाकी कमरे भी इसी तरह के दृश्य से भरे हुए थे। अब दोस्तों ने पहली मंजिल की ओर रुक गया। पहले कमरे में गए तो देखा कि पूरा कमरा इत्र की महक से भरा हुआ था। दूसरे कमरे में जाने पर कई लोग अदब से ज़मीन पर बैठे हुए दिखे और राजकुमारी प्रेमलता की जय का उद्घोष कर रहे थे। तभी सामने से एक महिला, जो कि पूरी तरह से सजी हुई थी और उसके पीछे कई महिलाएं थीं, उसने कमरे में प्रवेश किया। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो तस्वीर वाली महिला ही है। सभी दोस्त छुपकर ये सब देख रहे थे। अचानक उन्हें आवाज़ आई जैसे ऊपर वाले मंजिल से कोई लोग नीचे आ रहे हैं और पहली मंजिल में मौजूद लोग इधर इधर अजीब अजीब आवाज़ निकालकर भागने लगे। तभी वो सजी हुई महिला अजीब आवाज़ में गुर्राई तो बाकी लोग शांत हो गए। शायद वो प्रेतों की रानी थी। पांचों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पर सभी का डर से हालत बुरा हुआ था। कुछ देर में ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रहे लोग पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे और पहली मंजिल में मौजूद लोग का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था और शुरू हुआ खूनी खेल। जब खेल ख़त्म हुआ तो बची सिर्फ हड्डियां और खून। नज़ारा देखकर सारे दोस्तों की हालत ही ख़राब हो गई थी।
अंजलि और इमरान तो बेहोश होते होते बचे। अब चारों दोस्त को वहाँ से निकलना था बिना उन प्रेतों के नज़र में आए हुए। पर प्रेतों की रानी को इंसानी गंध लग चुकी थी। वो सारे प्रेतों के साथ उन दोस्तों को खोजने लगी और सारे दोस्त धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। पर कुछ देर बाद किरण गायब हो गई। सारे किरण को खोज रहे थे कि किरण का धड़ उसके सर से अलग उसके सामने गिरा और पूरी बावड़ी में चीख पुकार से गूंज उठी। बाकी बचे दोस्त बेतहाशा भाग रहे थे। तभी इमरान को किसी ने खींच लिया और दोस्तों को हड्डियों को चबाने की आवाज़ के साथ इमरान की चीख सुनाई दी। अंजलि, रमन और सुमित किसी तरह बावड़ी से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक भयानक आकृति उनके आगे आई और रमन और सुमित को घसीटते हुए वापस नीचे ले गई। बावड़ी रमन और सुमित के दिल दहला देने वाली चीख के बाद शांत हो गई। अंजलि बेतहाशा भागती हुई बाहर निकली और एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। सुबह के 5 बज गए थे। अंजलि को अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गई, पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब भी उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा जाता तो वो सिर्फ एक ही वाकया बोलती, राजकुमारी प्रेमलता की जय, और फिर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगती। उसके साथ क्या हुआ यह आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना ही किसी को वो बता पा रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आज की हमारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।